हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 21 मई को आपका HCS प्रीलिम्स का एग्जाम है, जिसके लिए हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए एक नई इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, दैट इज राउंड अप सीरीज, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी नेशनल करंट अफेयर्स जो है इसको कवर कर लिया है। देन इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, आपकी प्लेसेस इन न्यूज जो हैं वो सारी की सारी कवर हो चुकी हैं। जिसने भी नहीं देखी हैं आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो बात करेंगे कि पिछले एक साल में कौन कौन सी समिट्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया और कौन कौन सी ये जो कॉन्फ्रेंसेस है कौन कौन सी जगहों पर कंडक्ट करवाई गई। इससे पहले आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन मैंने करवाया था, कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए रिवाइज करने के लिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज करके एक फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर के अंदर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू एरो इंडिया 2023 शो। तो बेसिकली हर 2 साल में एक बार एरो शो को कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपने बताना है कि 2023 का एरो शो जो है वो ये कहां पर कंडक्ट करवाया गया। तो बेसिकली कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर एयरफोर्स स्टेशन है, दैट इज येलाहांका। तो यहां पर इस एरो शो को कंडक्ट करवाया गया। इसके अंदर हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है ये अपने जितने भी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज हैं इसको शोकेस करती है। इसके अलावा हर एक एरो शो का यहाँ पे पर्टिकुलर थीम रखा जाता है। तो 2023 का जो थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये आपने याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है कि ये एक बाई एनुअल इवेंट है, दैट मीन्स इसको हर 2 साल बाद कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्मेकोलॉजी कांग्रेस जो है इसको अभी इम्फाल मणिपुर के सिटी कन्वेंशन सेंटर के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया था। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये एक कांग्रेस थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर बात की गई थी कि जितने भी यहाँ पे बायो रिसोर्सेज हैं या फिर ट्रेडिशनल हीलिंग मेडिसिन हैं उनको कैसे यूज किया जा सके या फिर उनका सोसाइटल बेनिफिट कैसे लिया जा सके। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कांग्रेस का एक पर्टिकुलर थीम था, दैट इज री इमेजिन एथनो फार्मेकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बेस्ड थी। तो जैसे कि यहाँ पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां रहती हैं और यहाँ पे स्पेशली जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ पे मणिपुर में भी अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया जाता है। तो बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड ये कॉन्फ्रेंस थी ताकि यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके और उसको सोसाइटल बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि आपकी 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो ये 20 फरवरी से लेके 23 फरवरी 2023 तक कंडक्ट करवाई गई और जयपुर राजस्थान के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया। अगर मैं बात करूं कि इस कांग्रेस का क्या एम और क्या ऑब्जेक्टिव था, तो बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, जिसको हम UIC के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि यहाँ पे रेलवे सिक्योरिटी या फिर रेलवे नेटवर्क को सेफ और सिक्योर बनाया जा सके। इसके अलावा रेलवेज के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा सके और इवन यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का भी आपको अलग सा जो रोल है ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि इस कांग्रेस के अंदर एक जयपुर डिक्लेरेशन को साइन किया गया है, दैट इज रिलेटेड टू कि रेलवे नेटवर्क के अंदर कैसे उसको सेफ और सिक्योर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट लीडर्स की जो मीटिंग है ये कहां पर कंडक्ट करवाई गई। देखो, अगर मैं बात करूं, हमने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने इसके अलग अलग मेंबर कंट्रीज के रिगार्डिंग भी आपको बताया था और मैंने आपको समरकंद डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग बताया था। समरकंद डिक्लेरेशन जो है उज्बेकिस्तान के अंदर इसको साइन किया गया। समरकंद बेसिकली उज्बेकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। तो ये जो आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी ये आपकी 2022 की समिट थी। इसके अलावा अगर मैं 2023 की
ऑडिट इंस्टीट्यूट लीडर्स मीटिंग के रिगार्डिंग बात करूं तो इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्ट करवाया गया। अगर मैं बात करूं कि हमारी तरफ से, हमारी कंट्री की तरफ से किसने इसको होस्ट किया है या फिर कौन इसका चेयरमैन था, तो हमारे जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं जीसी मुर्मू जी, तो इन्होंने इसको चेयर किया है। इसके अलावा भी आपको 2023 का थीम जो है ये देखने को मिलेगा, दैट इज टूवर्ड्स अ सिक्योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमने कवर किया था, सबसे पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। फिर 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया और उस टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया और अल्टीमेटली 2021 के अंदर ईरान ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने आपको I2U2 बिजनेस फोरम इनॉग्रल मीटिंग के रिगार्डिंग भी बताया था, जिसके अंदर मैंने I2U2 ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाया था। I2U2 is related to India, Israel, then is UAE and USA। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि UAE और जो इजराइल है उन्होंने अब्राहम रिकॉर्ड्स जो है इसको साइन किया था और अल्टीमेटली ये जो बिजनेस फोरम है आपको देखने को मिला। ये बिजनेस फोरम कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, तो बेसिकली आबू धाबी के अंदर इसको, UAE आबू धाबी के अंदर इसको 21 से लेके 22 फरवरी तक कंडक्ट करवाया गया, आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में 14th ब्रिक्स समिट के रिगार्डिंग बताया था और ये जो ब्रिक्स समिट है वो बेसिकली चाइना के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी। अब अगर बात करें कि अगस्त 2023 के अंदर जो 15th ब्रिक्स समिट है वो कहां पर कंडक्ट करवाई जाएगी, तो चाइना के बाद यहाँ पे S आता है, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कौन कौन कंट्रीज इसको होस्ट करती हैं और किस सीक्वेंस में होस्ट करती हैं, तो जिस सीक्वेंस में आपका ब्रिक्स है उसी सीक्वेंस में ये कंट्रीज इसको होस्ट करती हैं, जैसे कि ब्राजील, देन रशिया होस्ट करेगा, फिर इंडिया होस्ट करेगा, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिगार्डिंग बात करते हैं, जिसके की रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हर बार अपनी डेवोस समिट जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसके अंदर अलग अलग लीडर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि बेसिकली जितना भी आजकल की चलती हुई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी हैं, बिजनेसेस हैं, उसके ऊपर ध्यान दे सकें। तो स्विट्जरलैंड के अंदर डेवोस सिटी है, जिसके अंदर हर साल इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंडियन साइंस कांग्रेस 2023। तो हर साल जनवरी के मंथ में यहाँ पे इंडियन साइंस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की रहती है। बेसिकली ये जो एसोसिएशन है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। फिर अगर मैं बात करूं कि इंडियन साइंस कांग्रेस का हर साल के लिए क्या मेन ऑब्जेक्टिव या फिर क्या पर्पस रहता है, तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आकर पार्टिसिपेट कर सकें और जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बात कर सकें। फिर अगर मैं बात करूं कि इंडियन साइंस कांग्रेस जो है कब से इस कांग्रेस को कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो 1914 से लेके अब तक इस कांग्रेस को कंडक्ट करवाया जा रहा है। 2023 की ये जो कांग्रेस कंडक्ट करवाई गई है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट करवाई गई है। इसका एक पर्टिकुलर थीम रखा जाता है और इस साल का जो पर्टिकुलर थीम था वो वुमेन एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंडियन साइंस कांग्रेस की, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सैन्य रणक्षेत्रम 2.0। तो बेसिकली ये सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 जो है शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। ये हमारी इंडियन आर्मी का एक हैकेथन है। बेसिकली इसमें साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बात की जाती है और यहाँ पे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ताकि यहाँ पे वो अलग अलग अपने आइडियाज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हैकेथन है वो साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो इस प्रोग्राम को न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया गया है। इंटरपोल के रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपसे इंटरनेशनल रिलेशन में बात की थी। तो इंटरपोल इज बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरपोल ने इस प्रोग्राम को न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया है और इंडिया की तरफ से इसको कंडक्ट करवाने के लिए सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्सिबल थी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहली बार फर्स्ट एवर पुलिस मेटावर्स जो है इस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया। तो इसके अलावा आपको इंटरपोल की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इसको 1923 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है लियोन फ्रांस के अंदर सिचुएटेड है। तो इंटरपोल का काम यही रहता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो क्रिमिनल पुलिस फोर्सेस हैं उनके बीच में एक तरह से कोलैबोरेट कर सके, इंटरनेशनली कोऑपरेट कर सके। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंटरपोल है अलग अलग नोटिस जो हैं इसको निकालती रहती है। अगर किसी के टूवर्ड्स रेड नोटिस निकला है तो दैट मीन्स वो जो पर्सन है वो वांटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। तो नाम से ही क्लियर है कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड समिट है। इसका 7th एडिशन है। दैट मीन्स इससे पहले भी इसके कुछ एडिशंस हो चुके हैं और एनुअली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। हर बार इसको न्यू दिल्ली के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाता है और इसका एक पर्टिकुलर थीम रहता है, दैट इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस साल का ये पर्टिकुलर थीम था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने मिलकर इसको कंडक्ट करवाया है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर कार्नेजी इंडिया ने इसको कंडक्ट करवाया है। अगेन ये इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसकी क्या एडवांटेजेस रहती हैं, क्या उसके चैलेंजेस रहते हैं और कैसे उस टेक्नोलॉजी को हम बेटर सोसाइटल बेनिफिट के लिए हम उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अगर मैं इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग बात करूं तो बेसिकली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 1952 से इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और ये एशिया की जितनी भी फिल्म्स है उसको कंसीडर करता है और अल्टीमेटली अवार्ड्स जो है उनको देता है। पहले ये सिर्फ एशिया की फिल्म्स को ही कंसीडर करता था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये फिल्म्स और थिएटर्स को कंसीडर करता है और यहाँ पर गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ये देता है। फिर अगर मैं बात करूं कि इस साल का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें बेस्ट जो आपकी फिल्म है या फिर गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा सबसे लास्ट में यहाँ पे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 जो है वो हमारे मेगा स्टार चिरंजीवी जी को मिला है। तो आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हर साल ये जो फिल्म फेस्टिवल है पणजी गोवा के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है और इसको कंडक्ट करवाने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ध्यान देना है कि हर साल ये पणजी गोवा के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो अगर मैं इस ट्रेड फेयर के रिगार्डिंग बात करूं तो हर साल इसको प्रगति मैदान के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। तो बेसिकली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो वो अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज करवाती है, ताकि यहाँ पे जितने भी लोकल लोग हैं जो कि कोई अलग अलग चीजें बनाते हैं तो उनको इंटरनेशनली एक तरह से उनकी पब्लिसिटी हो सके और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो सके। तो हर साल का एक पर्टिकुलर थीम रहता है। इन द सेम वे 2022 का जो थीम था दैट इज वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। तो आपने इन कुछ चीजों के रिगार्डिंग ध्यान देना है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो 1980 से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो बेसिकली हमारी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ये बहुत ज्यादा ध्यान देता है उनके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो आपने बताना है कि इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। तो कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस के अंदर मॉन्ट्रियल में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया। ये कॉन्फ्रेंस नंबर 15 थी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशंस को बनाया गया, जिसमें से एक कन्वेंशन थी UNCBD
और दूसरी थी जैसे कि UNFCCC, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर मैं UNCBD के रिगार्डिंग बात करूं, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसकी 15वीं मीटिंग जो है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है अभी कंडक्ट करवाई गई थी मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा के अंदर। इसके अलावा ये जो COP15 है ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल की 10th मीटिंग थी। कार्टेजेना प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और नगोया प्रोटोकॉल की ये 4th मीटिंग थी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीजें जैसे कि COP15 को होस्ट करने वाली जो कंट्री है वो चाइना थी, दैट मीन्स चाइना यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट था, वेयर एज इस मीटिंग को कनाडा के अंदर कंडक्ट करवाया गया। तो यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो कनमिंग जो है वो चाइना के अंदर लोकेटेड है, मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा के अंदर लोकेटेड है। क्योंकि चाइना यहाँ पे प्रेसिडेंट था, इस वजह से इस डिक्लेरेशन का या फिर इस फ्रेमवर्क का जो नाम है दैट इज कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो अगर मैं इस फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग बात करूं तो आपने ध्यान देना है इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए 4 गोल्स और 23 टारगेट्स को इंक्लूड किया गया है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। फिर अगर मैं CBD के रिगार्डिंग बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1992 में अर्थ समिट के टाइम पे ये कन्वेंशन देखने को मिली और अल्टीमेटली 1993 में इस कन्वेंशन को इन्फोर्स कर दिया गया। फिर अगर मैं बात करूं कि इस कन्वेंशन के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे के सारे कंट्रीज के ऊपर लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो कई बार आपसे इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इसके डिसीजंस लीगली बाइंडिंग होते हैं या नहीं। इसके अलावा आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो अभी 196 नेशन ने इस CBD को रेटिफाई किया है। इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करती है और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही लोकेटेड है, जहां पे इस साल की कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करवाई गई, 2022 की कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई। फिर बात कर लेते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में। तो इसी CBD के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो यहाँ पे जैसे कि इस साल की 2022 की जो फ्रेमवर्क साइन की गई है दैट इज कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इन द सेम वे जो 2000 के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी तो वहां पे एक कन्वेंशन को साइन किया गया दैट इज द कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो बात करता है कि जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कितना रिस्क हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम अलग अलग जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनको बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो उसी के रिगार्डिंग इस कार्टेजेना प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। फिर बात करते हैं कि 2010 के अंदर नगोया जापान के अंदर CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 10 कंडक्ट करवाई गई और यहां पर भी एक प्रोटोकॉल को साइन किया गया जिसका नाम है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल बात करता है कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो कंट्रीज के बीच में फेयर और इक्विटेबली शेयर किए जाएंगे, या फिर जेनेटिक रिसोर्सेज के जो बेनिफिट्स हैं उनको फेयर और इक्विटेबली हर एक कंट्री के बीच में शेयर किया जाएगा। अल्टीमेटली ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये इन्फोर्स की गई थी 2014 के अंदर। इवन जो आपकी नगोया प्रोटोकॉल जिस टाइम पे साइन की गई दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 10 के टाइम पे ये साइन की गई, तो उस टाइम पे कुछ और टारगेट्स को भी रखा गया दैट इज दी HE टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर टोटल 20 टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अचीवेबल हैं और बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि इंडिया ने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इनैक्ट किया था ताकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजंस है वो इस एक्ट के अंदर डाले जाएं, और अल्टीमेटली क्योंकि CBD जो है वो लीगली बाइंडिंग था तो इस वजह से हमारी कंट्री भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे रहे। आई होप आपको CBD के रिगार्डिंग समझ में आया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022। तो आपने बताना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई, तो कोचीन केरला के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया और हमारे जो मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स तो ये बेसिकली इन्होंने इसको होस्ट किया था और यहाँ पर स्पीच दी
की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस किसके रिगार्डिंग बात करती है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आजकल जो रोड्स पे व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये बात करते हैं कि आप पर्सनल व्हीकल्स को यूज करने की बजाय पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी रोड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा और इवन यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस होगी। तो ये बात करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं कि मूविंग पीपल रादर देन व्हीकल्स। तो बेसिकली लोगों को मूव करना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे हर एक पर्सन को इंडिविजुअली अपना व्हीकल लेके नहीं जाना चाहिए, रादर अगर वो बहुत सारे लोगों के साथ है तो उसको व्हीकल यूज करना चाहिए, अदरवाइज उसको पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही यूज करना चाहिए। इसकी वजह से कंजेशन भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगी और इवन पॉल्यूशन भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू साइट्स की भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 19 को कंडक्ट करवाया गया। तो वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, तो आपने ध्यान देना है कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है पनामा सिटी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। फिर अगर मैं बात करूं साइट्स के बारे में, तो ये भी एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो फोना एंड फ्लोरा बेसिकली एनिमल्स एंड प्लांट्स को बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये कन्वेंशन किस चीज के रिगार्डिंग बात करती है, तो जितना भी हमारा फोना एंड फ्लोरा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड है, तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन बात करती है। इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है हर साल नहीं ऑर्गेनाइज करवाया जाता, 2 या 3 साल बाद इसकी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया जाता है और 2022 की जो कॉन्फ्रेंस है वो पनामा सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। इसके अलावा जो साइट्स है उसको हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। 1975 में साइट्स को इस कन्वेंशन को बनाया गया था और इसके अंदर अभी रिसेंटली आपको 184 नेशन मेंबर्स जो है, नेशन कंट्रीज जो है, नेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे। इंडिया ने भी 1976 में इसको रेटिफाई कर दिया था और इंडिया जो है 25th नेशन बना था इसको रेटिफाई करने के लिए। इसके अलावा साइट्स भी लीगली बाइंडिंग होता है अपनी पार्टीज के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको सीबीडी के बारे में बताया जो कि लीगली बाइंडिंग होता है। साइट्स के अंदर आपको अलग अलग अपेंडिसेस जो हैं ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि अपेंडिक्स नंबर 1 बात करता है कि जो मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। फिर अगर अपेंडिक्स नंबर 2 के रिगार्डिंग बात करूं तो ये बात करता है कि ऐसी जो भी स्पीशीज हैं जो कि अभी इंडेंजर तो नहीं है, एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई, लेकिन थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन है, मतलब आगे आने वाले टाइम में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो सकती है। तो उनके रिगार्डिंग, उनकी ट्रेड के रिगार्डिंग कंट्रोल करने की ये बात करता है। और अल्टीमेटली जो 3rd अपेंडिक्स है वो बात करता है कि अगर कोई एक कंट्री जिसके अंदर कोई भी स्पीशीज जो है वो इंडेंजर हो रही है तो वो साइट्स के अपेंडिक्स 3 के अंदर अप्लाई कर सकती है कि इसके इंटरनेशनल ट्रेड को भी रोका जाए। तो आपने साइट्स के रिगार्डिंग याद रखना है, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का नंबर 19 याद रखना है, कहां पर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27। तो जैसे कि मैंने आपको सीबीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बताया, इन द सेम वे मैंने आपको साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बताया। तो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 जो है 2022 के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी। आपने बताना है कि इसको कहां पे कंडक्ट करवाया गया। तो बेसिकली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा और इजिप्ट का यहाँ पे आपको सिनाई पेनिनसुला जो है ये देखने को मिलेगा। इसकी बिल्कुल टिप पे आपको शर्म अल शेख जो है ये देखने को मिलेगा। इसके आसपास के रीजन्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपको गल्फ ऑफ सुएज जो है ये देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगी, रेड सी देखने को मिलेगा। तो आसपास की कुछ प्लेसेस इन न्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसने इस UNFCCC के साथ मिलकर एक कैंपेन को शुरू किया है, दैट इज इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। इसका साथ इंडिया ने भी दिया है और ये कैंपेन बात करता है कि हमारा जो भी लाइफस्टाइल है हम उसको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से एक तरह से चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम जितनी भी ऐसी चीजों को यूज करते हैं जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है तो उनका यूज करना हम बंद कर दें।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27 में क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे एक फंड को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये बात करता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनको ना तो ग्रीन हाउस गैस कम करने से ठीक किया जा सकता है और ना ही यहाँ पे अलग अलग चीजों को अडेप्ट करने से जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक किया जा सकता है। मतलब दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस और बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे कुछ फंड्स को मोबिलाइज किया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे UNFCCC के बारे में पता चला होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 के रिगार्डिंग पता चला होगा। ये भी आपने ध्यान देना है कि 1992 में अर्थ समिट हुई थी जिसमें से UNCBD बना था और आपका UNFCCC बना था और हम इसी UNFCCC के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक करंट अफेयर जो है उसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे।